Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about blood. So स्टूडेंट्स ये ब्लड क्या होता है? ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। ब्लड क्या होता है? एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। सो इसको कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में क्यों रखा गया है? एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा टिश्यू जिसका काम हो कनेक्शन करने का, मतलब एक दूसरे से जोड़ने का। और किन को जोड़ने का? सेल्स को, बिकॉज टिश्यू किससे मिलकर बनता है? सेल से, ठीक है। तो ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ब्लड की अगर कंपोजिशन हम लोग देखेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल होती हैं। और वो कौन कौन सी सेल होती हैं? जैसे कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल या थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक। ये सारी जो सेल्स होती हैं जिन्हें हम प्लेटलेट बोल रहे हैं, थ्रोम्बोसाइट हो गई, या फिर रेड ब्लड सेल जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट बोल रहे हैं, या फिर वाइट ब्लड सेल जिन्हें हम ल्यूकोसाइट बोल रहे हैं, ये सारी अलग अलग टाइप की सेल हैं और सारी एक साथ मिलकर एक बेसिक मटेरियल में रहती हैं। एक बेस इनके लिए होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। तो ये प्लाज्मा और सारी सेल मिलकर एक तरह का टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं। जहाँ पर कई सारी सेल मिलती हैं उनको हम टिश्यू बोलते हैं। तो इस वजह से हम ब्लड को टिश्यू की कैटेगरी में रखते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सारी सेल मिल रही हैं तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है स्टूडेंट्स? ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन इसकी हो गई, ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। अब ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी में क्यों नेसेसरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले इसका पर्पस जानते हैं, ठीक। तो ब्लड का क्या काम होता है? ये जो होता है न्यूट्रिएंट्स और जो वेस्ट होते हैं उनको लाने ले जाने का काम करता है। कहाँ पर? जो टिश्यूज़ होते हैं या सेल्स होती हैं उन तक, या बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन हैं उन तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम, सप्लीमेंट पहुंचाने का काम, आयंस पहुंचाने का काम, और या फिर उनके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल हैं, ठीक है, जैसे डीऑक्सीडाइज ब्लड होता है तो ऑक्सीजन की जो वेस्ट होती है जैसे CO2 गैस होती है उसको वापस लाने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड न्यूट्रिएंट और वेस्ट को लाने ले जाने का काम करता है। और कहाँ तक लाता ले जाता है? टिश्यूज़ तक या वेरियस ऑर्गन्स तक जहाँ पर ब्लड की डिमांड होती है, ठीक है। तो ये पर्पस इसका हम जान लेते हैं, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट थ्रू आउट द बॉडी टू देयर डेजिग्नेटेड लोकेशन। जो मैंने अभी बात आपको बताई कि न्यूट्रिशन और वेस्ट प्रोडक्ट को या फिर आयंस को या तमाम सारे सप्लीमेंट्स को लाने ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड। तो ब्लड एक तरह से ट्रांसपोर्ट मीडिया की तरह काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। तो एक ही इसका मेजर फंक्शन हो गया। अगर ब्लड नहीं होगा तो जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है टिश्यूज़ को या फिर अलग ऑर्गन्स को, तो उन तक ऑक्सीजन कैसे जाएगा? ऑक्सीजन स्पेसिफिक सी बात है कि ब्लड के अंदर कुछ स्पेसिफिक सी सेल्स होती हैं जिसके ऊपर लोड होकर ऑक्सीजन अलग अलग टिश्यूज़ तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन हो गया, ठीक। अब ब्लड जो होता है वो कैसा होता है या उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? तो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलकर ये ब्लड बना होता है। तो लिविंग कंपोनेंट या नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लड का जो बेसिक मटेरियल होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मिली हुई होती हैं जिनको हम RBC, WBC या प्लेटलेट के नाम से जानते हैं। तो ये सारी सेल किस में घुली हुई रहती हैं? एक बेसिक वाटरी मटेरियल रहता है जिसका नाम होता है प्लाज्मा। तो जो लिविंग सेल्स होती हैं उनका नाम क्या होता है? जैसे कि RBC हो गई आपकी रेड ब्लड सेल, या फिर WBC हो गई वाइट ब्लड सेल, ठीक है। ये RBC और WBC एक मेजर रोल प्ले करती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। और कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं जैसे कि प्लेटलेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, प्लाज्मा हो गया, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे कि कुछ गैसेज हो गई, ठीक है, आयंस हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं। तमाम सारे आयंस हो गए, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे आयंस हो गए, और तमाम सारी गैसेज हो गई, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाती हैं, ठीक। तो ये इसकी कॉम्पोजिशन हमने जानी कि ब्लड किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं या कुछ लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, और कुछ जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं उन दो एलिमेंट्स से मिलकर पूरे ब्लड का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। आगे हम जानते हैं कि ये जो रेड ब्लड सेल होती हैं या वाइट ब्लड सेल होती हैं ये दिखती कैसी हैं। तो इसमें देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो डिस्क शेप दिखाई दे रही हैं, ये देखिए ऊपर से चिपटी हुई हैं जैसे कि कोई प्लेट, ठीक है, और राउंड शेप है, ठीक है। तो ये क्या है, आरबीसी, ठीक। और इसी के अगेंस्ट कुछ यहाँ पर ब्लू कलर की दिखाई दे रही हैं जिन पर देखिए ये स्पाइक्स निकले हुए हैं, खुरदुरी सी हैं, तो ये क्या है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और इसी के अलावा यहाँ पर कुछ अलग ही सेल छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं, पूरे में फैली हुई हैं, तो ये क्या है, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये 3 सेल स्पेशली प्लेटलेट्स, ठीक है, ये 3 सेल स्पेशली ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर घुली हुई होती हैं और एक टिश्यू लाइक फॉर्मेशन करती हैं। इसी वजह से ब्लड को हम क्या बोलते हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि अलग अलग सेल्स को ये कैरी करता है। तो ये हो गया इसका शेप, ठीक है। ये हमने देखा आरबीसी कैसी होती हैं, चिपटी होती हैं और गोल होती हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी कैसी होती हैं, उसमें स्पाइक टाइप का होता है, खुरदरी रहती हैं या फिर राउंड शेप रहती हैं, ठीक है। और प्लेटलेट कैसी होती हैं, वो भी चिपटी होती हैं, ठीक है। ये ब्लड में इस तरह से अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड सेल और पार्ट्स की, ठीक है। तो ब्लड कंपोनेंट हमने जान लिया कि कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट थे और एक प्लाज्मा था नॉन लिविंग में, ठीक है। और उसी के साथ उसमें प्लेटलेट या प्रोटीन्स वगैरह भी इन्वॉल्व थे। अब उनको एक एक करके समझते हैं। तो लिविंग वाले पार्ट में क्या आ रहा था, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। तो पहले रेड ब्लड सेल का फंक्शन जानते हैं। तो रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम होता है, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक। साइट्स का मतलब हो गया सेल और इरिथ्रो का मतलब हो गया रेड, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट रेड कलर की जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है। इनका कलर ही रेड होता है। और रेड किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसी वीडियो में मैं बता देता हूँ हीमोग्लोबिन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। हीमोग्लोबिन एक तो आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है और दूसरी चीज़ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो होते हैं इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ही उस आरबीसी के साथ बाइंड होते हैं। जैसे ये मान लीजिए बाहर जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इससे चिपके हुए हैं आरबीसी से, ठीक है। तो ये किस वजह से चिपके हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो इस वजह से, और एक हीमोग्लोबिन के सेल के साथ केवल 4 मॉलिक्यूल ही बाइंड होते हैं, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ही बाइंड होते हैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर तमाम सारे टिश्यूज़ होते हैं या सेल्स होती हैं। अब हर एक सेल को ऑक्सीजन की डिमांड होती है, तो हर एक सेल की ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी करने के लिए आरबीसी का ज़्यादा होना भी ज़रूरी है। तो ब्लड में सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो आरबीसी की ही होती है। ये करीब 4.5 से 5 मिलियन होती हैं पर क्यूबिक एमएम में, ठीक है। पर क्यूबिक एमएम एक छोटे से पार्ट में ही 4.5 से 5 मिलियन तक ये सेल्स हो सकती हैं। तो इनका काम क्या होता है, कैरी ऑक्सीजन कंटेनिंग गैसेस, ठीक है। तो ऑक्सीजन को ये कैरी करती हैं और कहाँ पर ले जाती हैं, डिमांडिंग टिश्यूज़ तक, ठीक है। जहाँ पर टिश्यूज़ को डिमांड होती है ऑक्सीजन की वहाँ तक ये ले जाती हैं। दूसरा क्या करती हैं, यूज़ प्रोटीन हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद गैसेस। मैंने आपको बताया ना कि जो गैसेस होती हैं स्पेशली ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल किसकी वजह से बाइंड होते हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक। तो ये हीमोप्रोटीन एक तरह का ये होता है हीमोग्लोबिन। और ग्लोबिन इसका नाम क्या है, हीमो को मतलब क्या है, रेड, और ग्लोबिन का मतलब राउंड शेप, ठीक है। तो ये राउंड शेप होता है, तो इस वजह से इसका नाम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 4 माउंट हो जाते हैं और अलग अलग टिश्यूज़ तक पहुंचते हैं। तो ये इसका मेजर फंक्शन हो गया। अब इसी के बाद बात करें अगर डब्ल्यूबीसी की, ये भी लिविंग पार्ट का ही पार्ट है, लिविंग एलिमेंट का ही पार्ट है। तो इसका नाम है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स का क्या काम होता है, ल्यूकोसाइट का काम होता है इम्यून सिस्टम को बरकरार रखना या इम्यून सिस्टम को बनाए रखना, ठीक है। तो ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है, बॉडी को प्रोटेक्टिव बैरियर प्रोवाइड करना या प्रोटेक्शन एक प्रोवाइड करना, ठीक है। और प्रोटेक्शन किससे, जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज़ या डिसऑर्डर कॉज करते हैं बॉडी के अंदर, उनके अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव बैरियर और प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करने का काम कौन करती हैं, वाइट ब्लड सेल। और वाइट ब्लड सेल कैसे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ये बाहर से आने वाले फॉरेन ऑर्गेनिज्म को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ या डिसऑर्डर कॉज करेंगे बॉडी के अंदर जाके, उनको खा जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स,
ठीक है। ये क्या करती हैं, इम्यून सिस्टम का पार्ट होती हैं और इन्फेक्शियस एजेंट से, इन्फेक्शियस एजेंट ध्यान रखिएगा कि क्या हो गए, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, तो इन सब से बॉडी को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो ये इनका भी एक मेजर रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर नॉन लिविंग वाले पार्ट की बात की जाए तो उसमें क्या आ रही थी, प्लेटलेट्स। अब ये प्लेटलेट का काम क्या होता है, आप जान गए कि आरबीसी का काम क्या होता है और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, ठीक है। अब तीसरा एक एलिमेंट आ रहा था जो नॉन लिविंग कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसका नाम है प्लेटलेट। इसका तीसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, साइट्स का मतलब होता है सेल्स, ठीक। तो थ्रोम्बोसाइट जो हैं ये प्लेटलेट को ही बोलते हैं और कोई सेल नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये मेजर सेल होती हैं जो ब्लड के प्लाज्मा में फुली इन्वॉल्व होती हैं, पूरी तरह से इन्वॉल्व होती हैं। इनका काम क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग करना, ठीक है। क्लॉटिंग क्या होती है, ब्लड वैसे तो लिक्विड फॉर्म में होता है, पर जब कहीं टिश्यू पर इंजरी हो जाती है या कोई चोट कट लग जाता है तो ब्लड बॉडी से बाहर आने लगता है, स्किन के थ्रू बाहर आने लगता है। अगर ये क्लॉट नहीं होगा, अगर लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि बॉडी से सारा ब्लड लॉस हो जाएगा और बॉडी के अंदर जब ब्लड नहीं होगा तो सारे फंक्शन इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड को अंदर रोक के रखने का काम करती हैं। इसके लिए ये एक मैकेनिज़्म फॉलो करती हैं जिसमें ब्लड को ये लिक्विड फॉर्म से जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। किस में कन्वर्ट करती हैं, लिक्विड से जेल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं और ब्लड को बाहर आने से रोकती हैं, ठीक है। और जो भी इंजरी वाली साइट होती है, जो भी ओपन साइट होती है जिससे ब्लड बाहर आ रहा था, उसके ऊपर एक डेंस नेटवर्क बना देती हैं इस तरह से, ठीक है। एक जाल टाइप की संरचना बना देती हैं जिसके अंदर इरिथ्रोसाइट या आरबीसीज फंस जाती हैं और बाहर नहीं आ पाती हैं। तो ये प्लेटलेट भी एक तरह का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि ब्लड को बाहर जाने से रोकती हैं ताकि ब्लड की बॉडी के अंदर कमी ना हो और टिश्यूज़ के फंक्शन प्रॉपर वे में चलते रहें, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, रेड ब्लड सेल का देखिए इस तरह से ब्लड वेसल में इस तरह से ये बहती हैं। जैसे ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ये आरबीसी ट्रैवल करती हैं और ट्रैवल करने के लिए एक जो मीडियम यूज़ हो रहा था, जो लिक्विड यूज़ हो रहा था, उसको बोल रहे थे प्लाज्मा, ठीक है। ये प्लाज्मा में ही सारी सेल्स घुली हुई होती हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या था, रेड ब्लड सेल्स कंटेन सेवरल हंड्रेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स विद ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर था जो इसको रेडनेस प्रोवाइड कर रहा था और क्या कर रहा था, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। मतलब ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर कहाँ लेकर जा रहा था, डिफरेंट टिश्यूज़ तक जहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड है, ठीक है। और इसी तरह से ये हीमोग्लोबिन का देखिए एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। तो इसमें क्या है, एक हीम वाला मॉलिक्यूल है और ये गोल है तो इसलिए इसका नाम है ग्लोबुलिन, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर, हीम और ग्लोबिन को मिलाकर बनता है हीमोग्लोबिन। इसके ऊपर देखिए ऑक्सीजन इस तरह से माउंट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं आकर, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आगे चलते हैं, ये देखिए आरबीसी का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि चिपटी सी हैं और इस स्ट्रक्चर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब बात करते हैं प्लाज्मा की, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है, ये एक तरह का बेसिक मटेरियल होता है जिसमें ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों घुली हुई थी, ठीक है। तो ये क्या होता है, वाटरी नेचर का होता है। इसमें 91% तक, इसमें जो है 91% तक वाटर रहता है, ठीक है। इसका कंपोजिशन क्या होती है, 91% तक इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेड ऑफ मोस्टली वाटर एंड वेरियस प्रोटीन एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक साल्ट्स एंड शुगर्स। तो तमाम सारी शुगर्स होती हैं और तमाम सारे आयंस होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये तमाम सारे आयंस जिनको हम साल्ट्स भी बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और तमाम सारी शुगर्स होती हैं इसमें, ठीक है, प्लाज्मा में। क्लियर। फिर इसके आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन। तो इस प्लाज्मा में शुगर और आयंस के अलावा और पानी के अलावा कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जिनका नाम होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और एक और है एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन, एक इसमें से मिस हो रहा है, फाइब्रिनोजन, ठीक।
एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। तो इन तीनों प्रोटीन का अपना अपना रोल होता है। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये एक तरह का प्रेशर होता है जो कि ब्लड वेसल के ऊपर लगता है। तो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है, कम ज़्यादा होता है तो उसको मेंटेन करने का काम करता है। और ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन क्या करते हैं, फाइब्रिनो का मतलब क्या होता है, फाइबर्स टाइप के स्ट्रक्चर, मतलब धागे नुमा संरचनाएं, और ग्लोबुलिन का मतलब ये डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, एल्ब्यूमिन की तरह ही दिखती हैं, गोल गोल शेल होती हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, ये पार्टिसिपेट करती हैं ब्लड के क्लॉटिंग में। किस में पार्टिसिपेट करती हैं, ब्लड की क्लॉटिंग में, मतलब ब्लड को लिक्विड फॉर्म से जेल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये अपना रोल प्ले करती हैं। ये देखिए, अगर एक किसी ह्यूमन का ब्लड का सैंपल लिया जाए और उसको एक तेज़ी से घुमाया जाए, ठीक है, एक तेज़ी से घुमाया जाएगा तो ब्लड क्या होगा, अपने अलग अलग एलिमेंट्स में टूट जाएगा, जिसे हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ब्लड को गोल गोल घुमाएंगे किसी अपरेटस में डालकर, तो क्या होगा, ब्लड अपने सेल्स को किनारे सतह पर डाल देगा और जो बेस होगा उसका वाटरी बेस जिसके अंदर ये सारी सेल्स घुली हुई थी वो अलग हो जाएंगी। तो इसमें क्या है, देखिए सबसे नीचे एरिथ्रोसाइट घुली हुई हैं, बैठ गई हैं सारी, उसके ऊपर थोड़ा सा अमाउंट लिकोसाइट का है, सबसे कम अमाउंट होता है प्लेटलेट्स का, और ये जो बाकी का अमाउंट बचा है ऊपर ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है इसको बोल रहे हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा का एक और काम होता है एंटीबॉडीज़ को कैरी करना। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जो बॉडी को जो एंटीजेंस हैं उनसे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अब बात करते हैं वाइट ब्लड सेल की, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल क्या होती हैं, जिनका नाम ल्यूकोसाइट था, हमने अभी पिछले 2 स्लाइड पहले जाना था। तो ये वाइट ब्लड सेल क्या करती हैं, वाइट ब्लड सेल मस्ट बी एबल टू रीच एनी एरिया इन बॉडी विद इन्फेक्शन। तो ये क्या करती हैं, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं या प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करती हैं। और किससे प्रोवाइड करती हैं, जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, जो कि बॉडी में आकर डिसीज़ या डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं, तो उनसे बॉडी को बचाती हैं वाइट ब्लड सेल। इनका दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। अब ये ल्यूकोसाइट्स के यूज़ क्या होते हैं, तो ये 2 प्रोसेस या 2 मैकेनिज्म फॉलो करती हैं। एक है पॉजिटिव कीमोटैक्सिस और दूसरा है डायापिडेसिस, ठीक है। तो ये बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करती हैं, तो पहला मैकेनिज्म है पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। इसमें ये क्या करती हैं, टू लोकेट इन्फेक्शियस एजेंट विद इन बॉडी यूजिंग एंटीबॉडी एंटीजन रिस्पॉन्स सिस्टम। तो ये क्या करती हैं, कोई भी अगर बाहर से एंटीजन आ जाता है, एंटीजन का मतलब क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, जो डिसीज़ या डिसऑर्डर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिव है, तो उसको बोलते हैं एंटीजन। तो उस एंटीजन को रोकने के लिए ये एंटीबॉडी बनाती हैं। एंटीबॉडी क्या होता है, एक तरह का लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, जो एंटीबॉडीज़ जो बाहर से आ रही हैं उनको लॉक करने के लिए ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी बना लेती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडी क्यों बनती है, एंटीजन को रोकने के लिए, ताकि बॉडी के ऊपर कोई भी जो बाहर से मटेरियल आ रहा है या बाहर से जो बैक्टीरिया वायरस अटैक कर रहे हैं उनसे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। दूसरा इनका मैकेनिज्म क्या होता है, डायापिडेसिस। डायापिडेसिस का मतलब क्या होता है, टू ट्रेवल थ्रू ऑर्गन टू रीच द इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। तो ये ल्यूकोसाइट जो होती हैं, जो इन्फेक्शियस एजेंट, मान ली इतने बड़ी बॉडी में इन्फेक्शन का एजेंट किसी भी वे से एंटर कर सकता है, हो सकता है वो नाक से एंटर कर जाए, हो सकता है वो मुंह से एंटर कर जाए, कुछ भी आप उल्टा सीधा खा लेते हैं उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या वायरस आपके अंदर जा सकता है, या आइस से एंटर कर जाए, या आपकी स्किन से एंटर कर जाए। तो इतनी सारी साइट्स हैं, तो बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहीं से भी एंटर कर सकता है और बॉडी में कहीं भी पहुंच सकता है। तो उनको ढूंढना, ठीक है, और उन तक पहुंच के उनको ख़त्म करने का काम ये क्या कहलाता है, ये काम होता है ल्यूकोसाइट्स का। और ये किस मैकेनिज्म के थ्रू करती हैं, डायापिडेसिस के थ्रू, ठीक है, कि उस जो इन्फेक्शियस एजेंट है उस तक पहुंचना और उसको ख़त्म करने का काम कौन करती हैं, ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो ये वाइट ब्लड सेल की स्पेशलिटीज़ हो गई। और ये कितने टाइप की होती हैं, तो ये मेनली 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। ये एक तरह के प्रोटीन भी होते हैं, मैंने आपको बताया ना कि वाइट ब्लड सेल में कुछ प्रोटीन भी घुले हुए होते हैं। तो पहला प्रोटीन कौन सा है, न्यूट्रोफिल। तो ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और सबसे पहले अगर कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले ये ही रिस्पॉन्ड करता है, ये बताने का काम करता है कि
बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ गया है, बॉडी को अलर्ट करता है, बाकी की ल्यूकोसाइट को अलर्ट करता है। इसी के साथ जो बेसोफिल होती हैं वो क्या करती हैं, एक तरह का सिक्रीशन देती हैं। सिक्रीशन क्या देती हैं, एक तरह का ये समझ लीजिए कि इंस्ट्रक्शन देती हैं सभी सेल को कि बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट एंटर कर गया है। तो ये हिस्टामिन टाइप का एक केमिकल होता है, उसको रिलीज करती हैं। ठीक है, हिस्टामिन डायलेट्स द ब्लड वेसल टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। ठीक है, हिस्टामिन क्या करता है, ये जो ब्लड वेसल होती है उसको डायलेट कर देता है, उसको फैला देता है, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो तेज़ी से होने लगे। ठीक है, तो इस तरह से ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए बेसोफिल रिस्पॉन्ड करती हैं। इसके बाद आ जाती हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये बेसोफिल का ही पार्ट होती हैं। बेसोफिल के अंदर जो लिम्फोसाइट होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का यूज़ क्या होता है, ये एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ठीक है, और दूसरा टी लिम्फोसाइट जो होती है ये एंटीबॉडीज़ और फॉरेन सेल को ढूंढने का काम करती हैं। ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ के साथ मिलकर काम करती हैं और फॉरेन सेल को ढूंढने का काम करती हैं। ठीक है, तो इन्हीं को ही बोलते हैं बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट। ठीक है, इसके अलावा लिम्फोसाइट के अलावा एक कुछ और भी सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करती हैं, क्रोनिक इन्फेक्शन जब होता है तब ये एक्टिव होती हैं। और उसके अलावा लास्ट रिस्पॉन्डर व्हेन अदर वाइट ब्लड सेल डिड नॉट वर्क। जब अदर वाइट ब्लड सेल जैसे न्यूट्रोफिल है या बेसोफिल, ये बेसोफिल का ही पार्ट चल रहा है, न्यूट्रोफिल है या इयोसिनोफिल है, ये जब रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हैं तो मोनोसाइट उनकी कमांड संभालती है। ठीक है, और ये आगे आकर उस इन्फेक्शियस एजेंट को ख़त्म करने का काम करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आपस में कोऑर्डिनेशन एक बनाती हैं और बाहर से आए हुए इन्फेक्शियस एजेंट को मारने का काम करती हैं। इसके अलावा एक तीसरी सेल होती है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल क्या करती है, ये मेनली तौर पर जो भी पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खाने का काम करती हैं। ठीक है, उनको निगल जाती हैं, उनके ऊपर अटैक करती हैं और निगल जाती हैं। तो WBC में या ल्यूकोसाइट में कितने पार्ट निकल के हैं, WBC के अंदर 3 तरह के प्रोटीन थे, एक न्यूट्रोफिल, एक इयोसिनोफिल और एक बेसोफिल। तो न्यूट्रोफिल क्या था, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है और सबसे पहले अटैक करने का काम करता है। ठीक है, बेसोफिल क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शियस एजेंट एंटर कर गया है। और इयोसिनोफिल क्या करती हैं, उस इन्फेक्शियस एजेंट को ढूंढ कर खा जाती हैं, मार देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी पूरी तरह से अपने आप को बचाव करती है। ठीक है, तो ये होती हैं, देखिए ये मान लीजिए प्लाज्मा है और इसके अंदर ये जो छोटी छोटी साइट्स दिखाई दे रही हैं ये ल्यूकोसाइट्स हैं। और जो इसके अंदर ये रेड कलर के स्पॉट दिखाई दे रहे हैं ये सपोज कर लीजिए कोई ना कोई बाहर से इन्फेक्शियस एजेंट एंटर किया गया है। तो इस स्लाइड में हमको ये दिख रहा है कि एक कोई इन्फेक्शियस एजेंट है और ये उसके आसपास सारी सेल इकट्ठा होकर उसको मारने का काम कर रही हैं। तो इस तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म पूरा चलता है और बॉडी हमारी सेफ रहती है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये ब्लड की कंपोजिशन समझ में आ गई होगी। सो नाउ थैंक यू।